नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। इसी साल लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। निवेश के लिए 7,55,000 करोड़ पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों में मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए जरूरी है निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5,54,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,55,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होगी। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टॉक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सके। रोजगार और गरीबों के लिए ऐलान क्या कुछ किया आपको बता देते हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो वहीं 60 लाख नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। गरीबों के लिए 60 लाख घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तमाम घोषणाएं की गई हैं जिनमें और आपको बता दें कि विदेश जाने वालों को सहूलियतें होंगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। एमएसएमई को 6,000 करोड़ रुपए मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। तो ऐसे तमाम घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं पर क्या कुछ वित्त मंत्री ने कहा उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं पहले आप लोगों से उनका तारुफ करवा देता हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता गोविंद मालू। गोविंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे कांग्रेस नेता माफ कीजिएगा, इकबाल अहमद जी। इकबाल अहमद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं अर्थशास्त्री जुड़ेंगे हमारे साथ आरजी द्विवेदी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास चर्चा में। सबसे पहले गोविंद मालू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तमाम तरह की घोषणाएं की है वित्त मंत्री सीतारमण ने, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ खास है इस बजट में? बीजेपी किस नजरिए से देखती है इस बजट को? और जो इसमें जो इतनी सारी घोषणाएं की गई हैं, इनमें से कुछ घोषणाएं मैं चाहूंगा आप बताएं जो सीधे आम जनता से जुड़ी है। ये बजट लोक लुभावन नहीं लेकिन मन भावन बजट है। रोटी कपड़ा मकान के साथ देश की सुरक्षा को और जो डिजिटलाइजेशन है और नया जो इनोवेशन है और इसके अलावा नई तकनीक का समावेश बजट में किया गया है। ईंधन की बचत, पर्यावरण की रक्षा, रोजगार के साधन, सड़क का नेटवर्क और मकान की जो जरूरत है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, उसको लेकर सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण घोषणा की। 80 लाख नए घर बनेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। नेशनल हाईवे नेटवर्क का 15% बढ़ाने का प्रस्ताव है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी है एमएसएमई के लिए 6,000 करोड़ की। एक और जो नई बात है कि कैसे ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी बैटरी स्वैप का जो टेक्नोलॉजी है उसका एक नया उन्होंने घोषणा की है कि बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनेंगे। इससे नए रोजगार तो मिलेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और इनके साथ जितने भी इनके पार्ट्स हैं उसमें खास करके बैटरी, उसके लिए स्टेशन जैसे पेट्रोल पंप हैं ऐसे स्टेशन बनेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन होगा उससे। टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कपड़े को सस्ता किया है, लॉजिस्टिक पार्क, 100 कार्गो टर्मिनल, 400 नई ट्रेन, ये हमारे व्यापार व्यवसाय की अभिवृद्धि के लिए। इसके अलावा इस तरह से हमारे यहाँ पर जो लॉजिस्टिक सुविधाएं बढ़ाने के की जो जरूरत थी और खाद्यान्न और बाकी जो जल्दी खराब होने वाली चीजें, उनके लिए जो संरक्षित और सुरक्षित रखने के जो उपाय हैं, उसके लिए सरकार ने इसमें केंद्रीय इस बजट में घोषणा की है। चुनावी बजट नहीं है, दूरगामी दृष्टि से विजनरी बजट है, जो आगे के कई सालों तक के लिए फॉरवर्ड देखने वाला है। बैकवर्ड के हित का बजट है। नेशनल पेंशन स्कीम में 10% कंट्रीब्यूशन सरकार करती थी, अब 14% करा है। ये पेंशनधारियों को राहत इसमें देने की कोशिश की है। गति शक्ति योजना और 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। 75 डिजिटल बैंकिंग। बिल्कुल गोविंद जी, ऐसी बहुत सारी तमाम घोषणाएं, हम उसके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, कोविड के बाद में जो एक सबसे बड़ी बीमारी थी अवसाद की, डिप्रेशन की, मानसिक क्लेश की, उसके लिए 23 मेंटल हेल्थ सेंटर सरकार ने बनाने की। बिल्कुल, एक एक करके हम करेंगे इसके ऊपर चर्चा। हम आएंगे, हमारे साथ जो बाकी मेहमान जुड़े उनको भी शामिल कर लेता हूं। अर्थशास्त्री आरजी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। द्विवेदी जी, बजट के ऊपर क्या कमेंट है आपका? तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं, क्या कमेंट, क्या रिएक्शन आपका पहला? बजट एक तरह से अपना बजट बनाने की कोशिश नहीं की। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, इसको बहुत पॉपुलर बनाने की कोशिश नहीं की और हो सकता है अगले साल करें, पर अभी चूंकि फिगर्स पूरे आए नहीं है कि बजट में लाइन टू लाइन क्या लिखा हुआ है, जब तक वो नहीं पढ़े, उन लाइनों के बीच में बहुत बारीकी रहती है। पर जो मोटा मोटी जो चीज आई है उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है, सबसे बड़ी समस्या अपने देश में आज के डेट में बेरोजगारी की है। उसने कहा 60 लाख अतिरिक्त रोजगार का लक्ष्य रखा है। अब ये कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में और करना चाहिए। बेरोजगार लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार नहीं है, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं वो ज्यादा बेरोजगार हैं, क्योंकि उनमें हुनर वाली शिक्षा नहीं है। तो उनके लिए कौशल विकास के लिए कुछ अलग से कुछ और किया जाना चाहिए था। यद्यप उन्हें ITI को उन्नत करने के लिए किया है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, और डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। तो वैसे उनने ये ठीक किया है। सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि इनने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पूंजीगत खर्चा होता है, उसको 5-5.5 तो उसको शायद 7.5 कर दिया है। मैंने करीब 37% के नीचे किया है। इससे रोड बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें बनेंगी, तो उसमें रोजगार जरूर मिलेगा लोगों को। और नहीं ये चाहते तो मैंने फिजिकल डिफिसिट को कम करने के लिए इसको कम कर सकते थे, पर इन्हें फिजिकल डिफिसिट की परवाह नहीं की और इसमें की तो एक तरह से ग्रोथ के लिए। जी बिल्कुल। तो जी अभी क्योंकि फिगर्स आएंगे और लाइनों के वो बताए ना कि बारीकी में क्या रहता है, थोड़ा ये जो पर्सनल इनकम टैक्स को मैं कुछ नहीं किया, इससे थोड़ा लोगों को लगा नहीं कि का भाषण पूरा दिया क्या, तो कुछ पर्सनल टैक्स में लोगों को निराशा आएगी। पर NPS में 10 से लेकर 14% तक उन्होंने कर दिया जी। तो लोगों के लिए उन्हें एक अच्छा किया है कि इंपोर्ट में ड्यूटी बढ़ा दी है, तो जो MSME है इनके प्रोडक्ट अच्छा बना पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद। जी बिल्कुल, तो ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि जो जैसा आपने कहा कि जो पर्सनल टैक्स है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि डायरेक्ट उनको कितना फायदा हो रहा है वो ध्यान देते हैं यहाँ पर अक्सर, क्योंकि जो बाकी इनडायरेक्ट जो उनको फायदा होता है वो सीधे तौर पर उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर जरूर उनको निराशा होगी कि जो इनकम टैक्स में कुछ छूट की उम्मीद करके बैठे होंगे वो उनको यहाँ पर इस बार नहीं मिली है। इकबाल अहमद जी, आप लोग क्या सोच रहे थे कि बजट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ बजट में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर भारत 16 लाख नौकरियां देने का इन्होंने वादा किया। इन्होंने करोड़ों नौकरियां छीन ली कोरोना काल में, और तमाम काली योजनाएं ऐसी लाए जिससे नौकरियां चली गई लोगों की। इस सरकार रोजगार देने के बजाय सरकार ने रोजगार ही छीन लिया, पहली बात। दूसरा कि तेल, तिलहन, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और सरसों के तेल का 200 रुपया कर दिया इन्होंने।
तो सबसे बड़ी बात इस बात की है, एक तरफ कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, दूसरी तरफ कहते हैं कि रोजगार देंगे। ये फर्जी बातें कब तक चलती रहेंगी? सरसों का तेल 200 रुपए हो गया, रिफाइंड ऑयल 145 रुपए हो गया, अरहर तेल 120 रुपए हो गया, अरहर की दाम 120 रुपए हो गई, चाय का दाम 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो हो गया। तो लोग खाएंगे क्या? लोग रहेंगे क्या? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? स्कूलों की फीसें इतनी महंगी हो चुकी हैं। इन्होंने कहा था कि जब मेरी योगी जी ने कहा था जब मेरी सरकार आएगी तो प्राइवेटाइजेशन में हम इकबाल अहमद जी, ये तो आप समस्याएं गिना रहे, ये तो आप समस्याएं गिना रहे। मैं ये पूछ रहा हूं कि बजट में क्या होना था जो नहीं हुआ। ये आप महंगाई की समस्या गिना रहे हैं, तो महंगाई को कम करने के लिए क्या करना था सरकार को, ये बताएं आप। अरे जीएसटी इन लोगों ने जो जीएसटी लगाया है उस जीएसटी को पहले खत्म करें, या अगर जीएसटी है तो जीएसटी कम करें, जिससे कम से कम जीएसटी को कम करना पड़ेगा इनको। उसके बाद गरीबों के बारे में सोचें, रोजगार के बारे में सोचें उसमें बजट में, तब जाके बजट को माना जाएगा ये बजट सही है, वरना ये बजट फेल है, बेकार है, काला है। जी गोविंद जी, कितनी भी तमाम घोषणाएं कर लें, लेकिन जो आम जनता है अगर उसको महंगाई से मुक्ति नहीं मिल रही है, महंगाई से वो त्रस्त है, तो फिर वो कैसे खुश होगा? भले चाहे आप कितनी भी घोषणा कर दें आप कि हम ये करने वाले, हम वो करने वाले, लेकिन जो महंगाई होती है हर खास तो आम, एक छोटा से छोटा जो व्यक्ति गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली, इवन जो अमीर व्यक्ति, उसको भी महसूस होता है कि महंगाई बढ़ रही है। अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगेगी, इससे लोगों को निजात नहीं मिलेगी, तो फिर कोई कैसे मानेगा कि बजट बहुत अच्छा है? इसके लिए ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई है उस पर लगाम लगेगी? महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं, और महंगाई का जो जिस कोरोना काल में जिस ढंग से हमने आयात भी हमारा घटा था, निर्यात भी हमारा घटा था, उत्पादन भी कम हुआ था, उसके चलते कई चीजों की हमें दिक्कत हुई और उसकी हमको रिसेशन हुआ उसके बारे में। तो हमने उसके जैसे दलहन के बारे में, या तेल हमने बाहर से ऑयल मंगाया और उसको उसके रेट को कंट्रोल किया। ऐसे कई सारी जगह पर हमने मूल्यों का नियंत्रण भी किया है और नियंत्रण हुआ है। और अब जो महंगाई का जो खुदरा महंगाई की दरें 5.59% आ गई है कम होकर। ये जो बात कह रहे हैं, ये यूपीए के सरकार में जो 9% थी महंगाई की दर, 9.4 थी 2012-13 में, उसको घटाकर 5.2% 21-22 के शुरुआती दौर में आए हैं। तो ये महंगाई पर लगातार नियंत्रण सरकार ने किए। कुछ चीजों में भाव सब में नहीं बढ़े, कुछ चीजों में जो बढ़े थे उनको कम किया है और उस पर नियंत्रण पाया है। सरकार ने किसी भी चीज की शॉर्टेज न हो पाए, उसकी इफरात रहे, बराबर मात्रा में वो उसकी आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए हैं। और जमाखोरों और मिलावटखोरों पर भी नियंत्रण किया है। जहां तक मिलावटखोरों जमाखोरों की बात है, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी विषय है कि उनकी वहां की एजेंसियों को काम करना चाहिए। और वैश्विक परिदृश्य में यदि देखें तो पूरे विश्व में ईंधन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर महंगाई की जो दर बढ़ी है उससे बहुत कम, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन है, पूरा विश्व एक विलेज है, उसके चलते कई उसका असर तो होता ही है। लेकिन फिर भी भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाया है। विश्व में सबसे बड़ी ग्रोथ रेट, हम जो माइनस में चले गए थे हमने उसको ऊपर किया है। हमने अपने काम धंधों रोजगारों को फिर से उसको पटरी पर लाकर उसको उसी रफ्तार के साथ में बढ़ाने की कोशिश की है। तो अब ये चीजें, जब क्रय शक्ति भी बढ़ी लोगों के पास में रोजगार के साधन जो नए हैं, जो छोटे दुकानदार थे उनके लिए स्ट्रीट वेंडर योजना सरकार लाई, ताकि उनको खड़ा करे, संबल दे, बगैर ब्याज के उनको लोन दिया गया है। ऐसी कई सारी स्कीम्स के कारण ये क्रय शक्ति जब बढ़ेगी तो महंगाई, मांग और पूर्ति का जो नियम है वो लागू होगा और महंगाई नियंत्रण में है। तो मतलब इसको आम जनता इस तरह से समझे कि जो सरकार है वो महंगाई कम करने के बदले जनता की जो बाइंग पावर है उसको बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रही है। नहीं, महंगाई कम, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें बताई, बिल्कुल आपने बहुत सारी बातें बताई कि उसके ऊपर भी क्या काम किया जा रहा है। जैसे पाम ऑयल मिशन, हमने ऑयल की कमी को देखकर पाम ऑयल मिशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट किया, उसके परिणाम तो आके, लेकिन तब तक हमने इंपोर्ट किया है ऑयल को,
और लोगों को नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गोविंद जी, आपकी आपकी बिल्कुल जो और बातें देखिए, आप बता चुके हैं, जो भी बात आपने क्या है? बताई, बिल्कुल बिल्कुल खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हुए हैं जी। लेकिन किसानों के भी हमको ध्यान नहीं, रखना बिल्कुल पड़ेगा। पॉइंट टेकन। मैं थोड़ा दूसरे मेहमानों के पास भी चले जाता हूं। द्विवेदी साहब, अगर हम बात करें, जैसे भी पहले आपने जिक्र किया था कि जो व्यक्तिगत तौर पर इनकम टैक्स का जो स्लैब है कम नहीं हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसकी बात करें वो 18% से 15% हो गया है। तो आम जो जनता है अक्सर फिर उसके जहन में ये आता है कि ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है, ये कॉर्पोरेटर की सरकार है कि हमारा तो टैक्स कम नहीं कर रही है, लेकिन जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका टैक्स कम कर देती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है, जो 18% से घटाकर इसको 15% कर दिया गया है, इससे आम जनता को या आम लोगों को इससे क्या कुछ फायदा होता है या कुछ फायदा होगा जो आम पब्लिक को नहीं पता रहता है? अगर सही है, जनरल इंप्रेशन तो यही आता है कि व्यापारियों को कम कर दिया हमारा, पर उन्हें एक चीज ये किया है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको भी उनने जो ज्यादा था उसको भी 15 पे लाके दोनों को बराबर कर दिया है। नहीं तो कॉर्पोरेट टैक्स को कम रखता था और इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये बहुत डिसपेरिटी थी, इसमें कई बार उनको ध्यान में लाया गया, इसको कंसीडर किया, ये अच्छा बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बढ़ेंगी तो उसमें गाँव के लोग और गरीब लोग भी जुड़े रहते हैं, तो वो अच्छा होगा। और ये जो आप कह रहे हैं, ये कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो लोगों के और जो इंडस्ट्रीज है और फर्दर आएंगी, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से बड़े इकोनॉमिक अपनी ये भी बढ़ेगी। दूसरा, ये चूंकि डायरेक्ट टैक्स पे इनको कलेक्शन अच्छा हो रहा है, इनका काम चल रहा है, इसलिए इन्हें उसको टच ही नहीं किया। इसको थोड़ा बहुत इसको करना चाहिए था, तो जनमानस में एक अपेक्षा उसमें रहती है। पर एमएसएमई के लिए इन्हें थोड़ा सा, अब ये कितना ये राज्य सरकारों पे डिपेंड करेगा, जैसे उन्हें उद्यम, ई श्रम, एनएससी और असीम पोर्टल वगैरह कई लिंक किए हुए हैं, ये सबको इंटरलिंक कर देंगे, ये तो इनको इंटरलिंक कर देंगे तो जो इसका स्कोप है और थोड़ा बढ़ जाता है, और उससे लोगों को और एमएसएमई को भी बढ़ने के लिए अच्छी होगी और लोगों को रोजगार वगैरह मिलने में भी और आसानी रहेगी। जी, अच्छा द्विवेदी, ये भी जानना चाहूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम होता है तो जो उत्पाद होते हैं वो भी तो सस्ता होगा, तो जो जनता है, जनता ही उस उत्पाद को खरीदती है, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम हो रहा है तो जनता को कहीं ना कहीं उत्पाद सस्ते में ही मिलेगा। उत्पाद सस्ते मिलने के लिए जीएसटी आएगा ना बीच में, जीएसटी को भी, जैसे कई स्लैब्स हैं, जीएसटी को भी नहीं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो जो कंपनी है वो अपने उत्पाद का जो प्राइस है अगर वो कम कर दे, फिर तो जीएसटी भी कम हो जाएगा ना अपने आप। हाँ, तो उसका, लेकिन वो एकदम डायरेक्ट दिखता नहीं ना, इनडायरेक्ट रहता हुआ, वो डायरेक्ट कुछ उसमें रहता नहीं है। और ये जिस तरह का पूरा बजट है, ये ग्रोथ इससे होगी, लेकिन महंगाई में कमी नहीं होगी, ये मान के चलिए, महंगाई यथावत रहेगी, महंगाई जो है बढ़े नहीं, ये मान के चलिए, घटने की तो कोई उम्मीद इससे बजट में नहीं दिख रही। जी बिल्कुल। इकबाल अहमद जी, अभी कल वित्त मंत्री सीतारमण ने जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट है उसको जारी किया था, उसमें यह साफ कहा गया है कि जो कोविड के पहले, कोरोना के पहले जो ग्रोथ थी कुछ सेक्टर में, खासकर माइनिंग के सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, जो माइनस पे चल रही थी, नेगेटिव में चल रही थी, और अभी वो पॉजिटिव में आ गई है। तो इस पर विपक्ष क्या कहेगा? क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह से सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, इस बार जो बजट में है कुछ जनता के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कोरोना के पहले माइनस में चल रहे थे, लेकिन कोरोना में जितनी समस्या हुई, क्योंकि आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि काम रुके हुए थे, सब कुछ बंद था, उसके बावजूद भी अगर वो प्लस पॉइंट में आया है तो ना कहीं सरकार की फिर इस पर तारीफ तो करनी पड़ेगी। देखिए, वित्त मंत्री सीतारमण जी जो है, जब कोई चीज इनके हाथ से निकल जाती है, वो महंगी हो जाती है और ये कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो कहती है इसका इस्तेमाल मत करो, ये इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, ये कहती है। जैसे प्याज जब बढ़ा था दाम, प्याज का दाम 100 रुपए हो गया था, 150 रुपए हो गया था, इन्होंने कहा हम प्याज नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाना। तो ये कोई तर्क है देने का कि अगर नमक ज्यादा हो गया है तो नमक का दाम हो गया ज्यादा तो नमक मत खाओ, खाना ना खाओ, तो ये तर्क ये देती है। तो इस तरीके से इनके मंत्री और इकबाल जी, तर्क नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं, कल जो रिपोर्ट में पेश किया इन्होंने, निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने कहा है कि जो माइनिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये 2019 में नेगेटिव में था, आज इसकी ग्रोथ पॉजिटिव में हो गई है। वहीं अगर स्टार्टअप की बात करें तो 2021 से 2022 में जो स्टार्टअप है, 14,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। अभी जो संख्या है वो 61,400 के आसपास पहुंच चुकी है। तो न कहीं सरकार की उपलब्धि नहीं है क्या? साहू जी,
जो स्टेटस इनका बड़ा है, जिन लोगों का बड़ा है, ये इनके पूंजीपति लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं पैसे से। ये उनका कारोबार बड़ा है। रिलायंस अंबानी का कारोबार बड़ा है, अडानी का कारोबार बड़ा है। बड़ा किसका है? जो लोग सड़कों पे कमाते थे, रोज खाने वाले थे, रोज कमा के शाम को परिवार को खिलाते थे, उनसे आप पूछिए, उनकी तादाद ज्यादा है। पूंजीपतियों की तादाद और हमारे गरीब भाइयों की तादाद में कितना अंतर है? जिनका रोजगार छिन गया, जिनको सुबह कमाना था और शाम को खाना था, उनसे पूछिए। मंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि जो लोग रोड पे हैं, जिनका रोजगार छिन गया है, उनका परिवार खाना कैसे खा रहा है। एक वक्त कमाता था, दूसरे वक्त खाता था। उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल, तो विपक्ष का है, जो विपक्ष का काम है उसका आलोचना करना, और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आलोचना नहीं है तो जो सरकार होती है वो और बेहतर काम नहीं कर सकती है। गोविंद मालू जी, सरकार की आय तो बढ़ी है, पिछले साल हम बात करें तो सरकार की जो आय बढ़ी है, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई अभी, हालांकि उसके पास सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं अगर विदेशी मुद्रा की बात करें तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी अच्छा खासा भारत के पास जमा हुआ है। तकरीबन हम बात करें विदेशी मुद्रा की तो 47 लाख करोड़ के आसपास का विदेशी मुद्रा का भंडार है भारत के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ ऐसी चीज है जो पब्लिक चाहती है कि हमें सहूलियत मिले, हमें कुछ छूट मिल जाए। लेकिन जो भारत की सरकार है, खासकर बीजेपी की सरकार है, पेट्रोल की बात करें, अगर कांग्रेस के समय में ऐसे अक्सर खबरें आती थी कि जो पेट्रोल का बॉन्ड है वो लेकर कीमत को रोकने की कोशिश की जाती थी, कम करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं करती? अगर इतना सारा विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत सरकार की आय लगातार बढ़ती जा रही है, तो कुछ सब्सिडी देकर जिन चीजों में महंगाई बढ़ रही है, चाहे गैस की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, इस पर सब्सिडी देकर जनता को राहत क्यों नहीं देती है? गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जो वैश्विक मूल्य वृद्धि हुई है उसका असर तो होना ही है। जब कम होते हैं भाव तो कम किए जाते हैं। टैक्सेस में भी केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने पिछले दिनों 10-10 रुपया पेट्रोल और डीजल में कम किए थे, उससे भी ज्यादा कम हुए कई जगह पर। तो ये सरकार लगातार प्रयास करती है। आप देखिए, सब्सिडी पर कब तक चलेगा? देश को आत्मनिर्भर बनाना है हमारा उद्देश्य। सब्सिडी जो हमको देना है वो देना है जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए, जो हमको सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उसके लिए भी धन चाहिए और उनके लिए देना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जगह पर जब यदि सब्सिडी हमको कृषि के लिए हमको चाहिए, क्योंकि किसान को की आय को उसको दुगना करना है, उसको लाभ का धंधा बनाना है, तो वहां पर उनको खाद बीज के लिए उनको सब्सिडी चाहिए। लेकिन हर जगह सब्सिडी का फंडा नहीं चल सकता। अब तो ये व्यापार है, खुला है, और उसमें लोगों को अब ईंधन की बचत के लिए वैश्विक आपदा भी है। ये ईंधन को लेकर अभी जैसे रूस और यूक्रेन में जो तमाशा चल रहा है उसको लेकर भी, क्योंकि सबसे बड़ा रूस भी अरब देशों के बाद में सबसे बड़ा निर्यातक है पेट्रोल। गोविंद जी, लेकिन अक्सर हमने देखा है जब भी त्योहार आता है तो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से उम्मीद करते हैं कि त्योहार में माता पिता उनके बच्चे को कुछ पैसा देंगे ताकि अपने लिए जो जरूरत का सामान हो वो खरीद सके। तो बजट जब भी आता है तो जहां पब्लिक सोचती है कि सरकार हमें कुछ ऐसा देगी कि हमें कुछ राहत होगी, कुछ सुकून होगी, और इस वक्त जो जनता है गैस के दामों से परेशान है, पेट्रोल के दाम से परेशान है, तो वो एक उम्मीद करती है कि अगर सरकार के पास अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है, सरकार की आय लगातार बढ़ती जा रही है, तो जो योजनाएं, जो विकास के काम है वो भी करे, लेकिन कुछ छूट दे दे तो मुझे लगता है शायद जो अभी 5 राज्यों में जो चुनाव होने उसमें कुछ ज्यादा अच्छा फायदा मिल जाता आपको। अभी बजट नहीं है, चुनाव की दृष्टि से कोई भी इसमें लोक लुभावन घोषणा नहीं की गई है। ये तो 25 साल आगे तक का फॉरवर्ड देखने वाला, देश को एक समृद्धशाली भारत बनाने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है, जिसमें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। रोजगार के लिए अलग अनेक संभावनाएं उसमें डाली गई है। मांग बढ़े, पूर्ति हो, तो डिमांड और सप्लाई का जो अर्थशास्त्र का नियम है उसके तहत जब वो बैलेंस होगा, क्योंकि हमारा देखिए हम कितनी अच्छी स्थिति में आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, हमारा भुगतान संतुलन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हम बराबर अभी उस पर काफी कंट्रोल किए हुए हैं, और विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 9.2% की ग्रोथ किसी भी विश्व, चीन और अमेरिका के भी पहले हम हैं। और ये हमारा अनुमान नहीं, IMF का और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है।
हमें बिल्कुल। और तो भी ऐसे इससे जो कम बहुत किया सारे है। अनुमान हैं, सरकार ने भी लगाए, वर्ल्ड बैंक ने भी अनुमान लगाया, तो उम्मीद करते हैं कि भारत की जो विकास दर का जो अनुमान है उससे बेहतर काम करे, उससे बेहतर विकास दर हो भारत की। और यही उम्मीद के साथ हम इस खास चर्चा में आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाल कर हमारे इस खास कार्यक्रम में शिरकत की। और इस वक्त अब आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर। देश का जो बजट है वो जारी हो गया। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बात की जाए बजट की, तो बजट में खासतौर पे किसान, युवा और महिलाओं पर पूरा फोकस किया गया है। पूरे भारत सरकार के इस आम बजट में 2022 का बजट प्रस्तुत हुआ है। इसमें महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सभी के हितों का ध्यान रख कर के बजट प्रस्तुत हुआ है। हाईवे की बात की जाए तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 नेशनल जो हाईवे है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। डेवलपमेंट होगा ना, पूरे मध्य प्रदेश में इसका लाभ मिलेगा। कनेक्टिविटी जब होगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, इससे उद्योगों को भी सहयोग मिलेगा, आम लोगों को आने जाने की सुविधा होगी, इससे डेवलपमेंट होगा। मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो रानी कमलापति जो स्टेशन जो है उसकी तर्ज पर अब देश में और भी स्टेशन बनाए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इतना डेवलपमेंट मुझे लगता है कि आज तक नहीं हुआ, और इतना प्रावधान कभी नहीं हुए जितने प्रावधान अभी इस बजट में किए उन्होंने। इसलिए ये बजट बहुत ही उपयोगी बजट है और जनता के हित का बजट है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को। सर, किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जो उनकी सामग्री रहती है, किसान सामग्री, उनमें बड़ी छूट मिली है और सस्ते दामों पर मिलेगी, तो ये अच्छी बात है। किसानों के लिए सरकार चाहती है कि किसान आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तो किसानों को भारत सरकार के बजट में सहयोग करना पड़ेगा। सर, मध्य प्रदेश के बजट में क्या खास रहेगा? बहुत ही खास आएगा। अब आज भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश का आने वाला बजट भी बहुत जनोपयोगी बजट होगा और अच्छा बजट होगा। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से देश का बजट जारी हुआ है और हर वर्ग को विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश का बजट जब जारी होगा तो उसमें भी सभी वर्गों को, लोगों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। कैमरामैन सैलिन के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो इसी के साथ इस खास पेशे पर फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।